Hello student. In previous video we are discuss simple epithelium tissue and type of simple epithelium tissue. In previous video में मैंने आपको सिंपल इपिथेलियम के कई टाइप्स पढ़ाए थे. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी देयर आर 3 टाइप ऑफ सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, that is simple squamous, that is simple cuboidal and simple columnar. और इसके अलावा मैंने बताया था सिंपल सिलिएटेड. उनकी पोजीशन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना. और तो पहला मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल इपिथेलियम टिश्यू. आज पढ़ेंगे अपन लोग दूसरा कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू. कौन सा पढ़ेंगे? कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू. कंपाउंड का एक नाम बेटा क्या था? स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू. कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू या स्ट्रैटिफाइड. और मैंने सिंपल का मतलब क्या बताया था कि सिंगल लेयर सेल रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. दिस इज द सिंपल. और कंपाउंड का मतलब क्या है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी. बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यदि मल्टी लेयर सेल है, देखो एक लेयर अगर सेल होती तो सिंपल, एक से ज़्यादा लेयर अगर सेल हो गए तो उसका नाम होगा कंपाउंड. तो कंपाउंड का मतलब है मल्टी लेयर सेल रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अगर मल्टी लेयर सेल रेस्ट कर रही हैं तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड. कंपाउंड के नाम है स्ट्रैटिफाइड. देखो स्ट्रेशन माने होता है खंड. कई खंड अगर हैं सेल के, कई लेयर हैं अगर, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड या स्ट्रैटिफाइड. अब देखो बेटा, जो सिंपल में मैंने पढ़ाया था कि सिंपल में सिंगल लेयर थी, और सिंपल की मैंने जो फंक्शन बता रहा था ना, सिंपल का फंक्शन क्या नहीं हो सकता कभी भी. सिंपल वाले का फंक्शन प्रोटेक्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना पतला होता है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता. लेकिन कंपाउंड का मेन काम क्या होगा बेटा? प्रोटेक्शन देना, बॉडी को प्रोटेक्शन देना. तो कंपाउंड इपिथेलियम का मतलब है मल्टी लेयर सेल प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसका लिमिटिंग रोल इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन. जबकि सिंपल का मेन फंक्शन क्या था? सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, ठीक ना, बट नॉट प्रोटेक्शन. ये बेटा क्या करेगा? मेन रोल किस में होगा इसका? प्रोटेक्शन, लिमिटिंग रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. और ये हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करने का मेन काम करेगा. ऐसी जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा जहाँ मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस की आपको ज़रूरत है, वहाँ पर ये मेन क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. जैसे स्किन की बात करो, स्किन बताओ सिंपल की तो मैंने बताया था हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर सिंपल की होती तो स्किन एक लेयर की होती और थोड़ा सा रगड़ने पे स्किन क्या हो जाती बेटा? छिल सकती थी. इसलिए ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा रगड़ की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको कौन सा मिलेगा? कंपाउंड इपिथेलियम मिलेगा. अब इन जनरल आप ऐसे भी बेटा क्वेश्चन कर सकते हो दिमाग में कि सिंपल और कंपाउंड, जहाँ पे ज़्यादा रगड़ की ज़रूरत होगी वहाँ पे कौन मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा. अब कंपाउंड की अगर हम पोजीशन देखें बॉडी में, जैसे नंबर 1 इसकी अगर, और देखना एक चीज़ इसमें और है, जैसे सिंपल के अपन ने कई टाइप पढ़े थे, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल कोलुमनर. ऐसे कंपाउंड के मैं टाइप नहीं पढ़ाऊँगा. अब देखना कंपाउंड का मतलब क्या? मल्टी लेयर सेल तो है. इन जनरल जितने मल्टी लेयर अगर सेल होंगी तो ये वाली जितनी सेल है ना, ये सब दबेंगी, क्योंकि जितनी सेल ऊपर से लगती जाएंगी वो सब नीचे वाली सेल दबती जाएंगी, और दब कर क्या हो जाएंगी बेटा? फ्लैट हो जाएंगी. तो इन जनरल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपाउंड में जितनी भी सेल होती हैं सब फ्लैट होती हैं, सब स्क्वेमस टाइप की होती हैं. इसलिए हम कंपाउंड को या स्ट्रैटिफाइड को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू भी हम बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कंपाउंड है तो वहाँ पर जितनी भी सेल लगी हुई हैं सब प्रेशर के कारण फ्लैट हो जाती है, तो स्क्वायर चपटी हो जाती है। इसलिए स्ट्रैटिफाइड को हमें
क्या याद रखना है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम भी कहा जाता है। अब मैंने क्या बताया, ये प्रोटेक्शन देगा, ऐसी जगह पर मिलेगा जहाँ पर ज़्यादा रगड़ की ज़रूरत है। जैसे बेटा बात करें हम पहली, अगर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कंपाउंड इपिथेलियम कहाँ मिलेगा, एक तो आपको स्किन में मिलेगा। देखो स्किन में जो मल्टी लेयर है, स्किन बेटा क्या होती है, मल्टी लेयर होती है। एक तो यहाँ मिलेगा, देखो जहाँ जहाँ ज़्यादा रगड़ लगेगी वहाँ कंपाउंड ही होगा। दूसरा अगर हम बात करें, बताओ बेटा, इसके अलावा जैसे ओरल कैविटी है, ये ओरल जो कैविटी है, फेरिंग्स है और ईसोफेगस, कोई भी चीज़ हम खाते हैं, ठंडा गरम कुछ भी खाते हैं तो हमारा माउथ, फेरिंग्स और ईसोफेगस जलता नहीं है। अगर यहाँ पर सिंपल की लेयर होती तो बताओ बेटा, जैसे आप चिप्स खाते या कोई चीज़ ठंडा या गर्म खाते तो आपका पूरा पूरा मुंह फट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर है। तो कहाँ मिलेगा बेटा, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है, इनसाइड फेरिंग्स। चौथा क्या हो सकता है, इनसाइड ईसोफेगस, ईसोफेगस। ये देखो यहाँ पर अपन ने ये देखा। अब देखना, देखो स्किन में हो गया माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक और इंटेस्टाइन आएगा। और मैं कल ही पढ़ा चुका हूँ, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर तो रगड़ लगनी नहीं है, वहाँ पर कौन सा था, सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम था स्टमक और इंटेस्टाइन में। इसके बाद बेटा क्या आएगा, लास्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का क्या कहलाता है, एनस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एनल कैनाल। देखो एनल कैनाल पे भी कंपाउंड ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि जब हम डिफिकेशन करते हैं, मल त्याग हम करते हैं, तो एनल कैनाल से फीकल मैटर कहाँ आता है बेटा, बाहर आता है। अगर फिर एनल कैनाल अगर सिंपल लेयर की बनी होती तो अगर फीकल मैटर ड्राई हो गया है तो प्रेशर लगाने पे एनल कैनाल फट सकता था। इसलिए यहाँ पर भी रगड़, फीकल मैटर रगड़ता है, इसलिए वहाँ पर मजबूती के लिए कौन से टिश्यू मिलेगा, कंपाउंड। तो इतनी जगह कंपाउंड मिला। और अगर हम बेटा बात करें इसके अलावा फीमेल वेजाइना या फीमेल वेजाइना। देखो बेटा वेजाइना क्या है, फीमेल में वेजाइना एक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है। अब जब पेनिस इंटर करता है, कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी तो वहाँ फ्रिक्शन लगेगा, तो कहीं अगर वेजाइना रप्चर ना हो जाए उसके लिए वेजाइना में भी कौन से मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। और अगर हम बात करें कॉर्निया ऑफ आई, कॉर्निया ऑफ आई, ये आप जो ब्लैक वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये ब्लैक आँख में जो ब्लैक सर्कल दिख रहे हो ना आप, ये कॉर्निया कहलाता। आप आँख को कितना भी रगड़ लो, अगर ये कॉर्निया सिंपल की बनी होती तो आई को रगड़ने पर ये कॉर्निया क्या हो सकती थी, डैमेज हो सकती थी। इतनी जगह पोजीशन किसकी है बेटा, ये कंपाउंड की। तो आपने क्या देखा, देखो जहाँ पर ज़्यादा फ्रैक्शन की ज़रूरत है वहाँ पर आपको कंपाउंड मिलेगा। तो इतनी जगह हमारे शरीर में। और एक एनसीईआरटी में एक पोजीशन और लिखता है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये थोड़ा याद रखना आप। देखो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, ओरल कैविटी के अगल बगल है, पढ़ेंगे डाइजेशन में। तो सलाइवरी ग्लैंड कुछ यहाँ होती हैं, कुछ यहाँ होती है, कुछ यहाँ होती है, उनकी डक्ट बेटा कहाँ खुलती है, ओरल कैविटी में। अब आप गाल को खूब रगड़ रहे हो तो बताओ, अगर डक्ट सिंपल की होती तो डक्ट क्या हो जाती, डैमेज हो जाती। इसलिए सलाइवरी ग्लैंड और स्टमक के नीचे बेटा क्या होती है, पेंक्रियाज होती है। तो पेंक्रियाज की डक्ट भी किसकी बनी होती, कंपाउंड की। इतनी जगह बस आपको याद रखना है, ये कंपाउंड मिलेगा। और सिंपल में बता ही चुका था कहाँ कहाँ है, सिंपल स्क्वैमस कहाँ था, सिंपल कोलुमनर कहाँ था, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ था, वो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ये कंपाउंड की पोजीशन है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ कंपाउंड है, इतनी जगह है कंपाउंड, ठीक। तो उसमें से कुछ जगह, एक स्किन को हटा दिया, बकाया सबको एक तरफ कर दिया, तो कंपाउंड की पोजीशन हो गई। जहाँ जहाँ हमारे शरीर में कंपाउंड पाया जाता है उसमें से कुछ जगह पर एक प्रोटीन डिपॉजिट होती है। क्या डिपॉजिट होती है बेटा, एक
प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन प्रोटीन। क्या नाम होता है उसका? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होती है। और ये बेटा एक ऐसी प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन सेल के ऊपर अगर जमा हो गई ना, ये सेल के ऊपर अगर जमा हो जाती है तो सेल क्या हो जाती है बेटा? डेड हो जाती है। सिंपल में ऐसा नहीं होता, केवल कंपाउंड जहाँ है, जहाँ जहाँ कंपाउंड है उसमें से कुछ जगह पर केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होती है और कुछ जगह पे केराटिन प्रोटीन जमा नहीं होती। तो बताओ, केराटिन प्रोटीन के डिपोजिशन के आधार पर कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। हम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? दो। पहला केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड वही स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, और यहाँ केराटिन प्रोटीन जमा नहीं होती तो क्या नाम दे देंगे? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। तो बताओ, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। किसके आधार पर? केराटिन प्रोटीन के डिपोजिशन के आधार पर। अब आप क्या देखते हो, केराटिनाइज्ड का मतलब है कि यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल पे केराटिन प्रोटीन जमा होगी, और मैंने क्या बताया, अगर आउटर मोस्ट लेयर पे केराटिन प्रोटीन जमा हुई तो यहाँ की सेल क्या हो जाएंगी बेटा? डेड। तो बताओ, केराटिनाइज्ड हमारे शरीर में केवल और केवल कहाँ मिलेगा? स्किन में। देखो, स्किन में कौन सा टिश्यू है? स्ट्रैटिफाइड है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड में कौन सा है? केराटिनाइज्ड है। और बकाया हर जगह ये स्ट्रैटिफाइड है लेकिन नॉन केराटिनाइज्ड है। मतलब नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब है यहाँ कोई केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट नहीं होगी, ना ही यहाँ की सेल डेड होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन में क्यों जमा होती है? देखो, स्किन हमारे बेटा मल्टी लेयर होते हैं, स्किन में मल्टी लेयर होते हैं, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देखो बेटा अपने कोर्स में इतना नहीं है, स्किन के 5 लेयर होते हैं, 5 लेयर स्किन में होते हैं। सबसे नीचे वाली लेयर का नाम होता है स्ट्रेटम माल्पीघाई लेयर या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम, वही नीचे वाली लेयर, वो लेयर लगातार डिवाइड करके और लेयर बनाती है। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसका नाम होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। तो बताओ, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर का नाम क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर। और मैंने क्या बताया, यहाँ पर केराटिनाइज्ड है तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी बेटा? ये केराटिनाइज्ड होने के कारण स्किन की आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर, ये लेयर क्या होती है बेटा? डेड। ये जो स्किन है ना, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर हमारी होती है डेड। अब कहोगे सर डेड लेयर से क्या फ़ायदा? और डेड लेयर इसलिए बेटा स्किन की नेचर ने बनाई। आई बताओ, स्किन में हजारों बैक्टीरिया वायरस बैठे होंगे लेकिन डायरेक्ट स्किन के अंदर नहीं जा पा रहे, तो डेड लेयर होने के कारण, देखना 12th में पढ़ेंगे इम्यूनिटी चैप्टर में इसको, देना कि डेड लेयर होने के कारण क्या है, ये क्या करेगा? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब इनसाइड बॉडी। अभी भी हजारों बैक्टीरिया बैठे हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि कौन सी लेयर पे बैठे हैं? डेड लेयर पे बैठे हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने देखा होगा कुछ कट लग जाए स्किन में आपके, तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेयर क्या हो गई? हट चुकी है, और जैसे हटेगी तुरंत माइक्रोब कहाँ इंटर कर जाएगा? बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा। तो देखो, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम कितने टाइप का हुआ? केराटिन प्रोटीन के आधार पर 2, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। स्किन में कौन सा है? केराटिनाइज्ड। बकाया हर जगह क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड। तो इस तरह से ये अपन ने कौन सा इपिथेलियम पढ़ा बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड का फंक्शन बोलो, मेन फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। सिंपल का क्या काम नहीं हो सकता? प्रोटेक्शन कभी नहीं हो सकता। इसका सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल होगा। मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, चाहे केमिकल के अगेंस्ट हो चाहे मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट हो, मेन फंक्शन है उसका प्रोटेक्शन। ठीक, ये हो गया कंपाउंड। और तीसरी कैटेगरी बेटा मैंने आपको पढ़ाई थी, एक तो मैंने आपको बताया था सिंपल इपिथेलियम, दूसरा मैंने बताया था आपको कंपाउंड इपिथेलियम जिसे स्ट्रैटिफाइड नाम दिया,
तीसरा बेटा एक कैटेगरी मैंने बताई थी, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दी गई है। तीसरी कैटेगरी मैंने बताई थी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। कौन सी थी? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपीथीलियम टिश्यू। स्यूडो, देखो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या था? मल्टी लेयर। और यहाँ क्या? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड है नहीं, देखना इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ टॉलर सेल्स पाई जाती है। टॉलर मतलब कोलुमनर। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर कोलुमनर है तो उसमें न्यूक्लियस कहाँ होगा बेटा? बेस में। टॉलर सेल होंगी, कॉलम लाइक सेल, और इन्हीं टॉलर सेल के बीच बीच में कुछ स्मॉलर सेल्स भी पाई जाती हैं, शॉर्टर सेल्स भी पाई जाती हैं। तो ये देखना यहाँ पर कौन सी सेल पाई जाती है? टॉलर सेल, और टॉलर सेल के बीच में पाई जाती है शॉर्टर सेल। कौन सी? शॉर्टर सेल। तो अब आप दूर से देख रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बेटा दो लेयर लगे हों, एक लेयर छोटी का, एक लेयर बड़ी का, जबकि ऐसा नहीं है। देखो सारी सेल तो कहाँ रेस्ट कर रही है बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बस है क्या? बड़ी छोटी ऐसी सेल लगी हुई हैं, एक समान सेल नहीं है। तो दूर से देखने में तो लगता है ये दो लेयर, और दो लेयर अगर हुआ तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड। लगता है स्ट्रेटिफाइड लेकिन है नहीं स्ट्रेटिफाइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। और ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड भी दो तरह के हो सकते हैं। कुछ जगह इनमें सीलिया होते हैं और कुछ जगह इनमें सीलिया नहीं होते। तो बताओ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड दो तरह के हो सकते हैं ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। ठीक, तो देखना अगर इनकी फ्री सरफेस पे सीलिया मिल जाए तो क्या हो जाएगा? सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। और ना मिले तो क्या हो जाएगा? नॉन सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू। दो तरह के हो गए, सीलिएटेड। देखो अगर सीलिएटेड होगा तो क्या होगा बेटा? देखो अगर ये मान लो सीलिएटेड है, ये नॉन सीलिएटेड है, सपोज करो आप ऐसे, ये डायग्राम है और इस तरह से ये छोटी छोटी सेल लगी है। देखो तो इनके और जो सीलिया जो होते हैं वो टॉलर सेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया। ये देखो टॉलर सेल के ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया। तो देखो है तो ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, दोनों स्यूडो हैं, लेकिन जिनके फ्री सरफेस पे सीलिया है उसे बोलेंगे सीलिएटेड, और जिनके फ्री सरफेस पे सीलिया नहीं है उसे बोलेंगे नॉन सीलिएटेड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीलिया कहाँ पाए जाते हैं। और मैं बेटा पिछले वीडियो में आपको बता रहा था, सिंपल सीलिएटेड मैंने बताया था कि सीलिया हमारे सिस्टम शरीर में दो ही जगह पाए जाते हैं, तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में और फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड की बात करें तो इसकी बेटा एग्जाम्पल मिलेगा नेजल पैसेज। कहाँ मिलेगा? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज क्या बेटा? ये वाला रास्ता क्या कहलाता है? नेजल पैसेज। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक पार्ट है उसे क्या बोलते हैं बेटा? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद बेटा कहाँ आएगी? एयर ट्रैकिया। तो कहाँ मिलेगा? इनसाइड ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद क्या आता है बेटा? ब्रोंकी। ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकी। तो देखो मैंने क्या बताया था, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीलिया होंगे, लेकिन अब अपने दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, सिंपल वाले सीलिया या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड वाले सीलिया। सिंपल वाले सीलिया की पोजीशन बोलो बेटा, फैलोपियन ट्यूब, जो मैंने पिछले वीडियो बताई थी, फैलोपियन ट्यूब में, और ब्रोंकियोल्स, क्योंकि ये हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आएगी बड़ी ब्रांच आएगी ब्रोंकी, ब्रोंकी के नीचे क्या आएगा? ब्रोंकियोल। तो सिंपल वाले सीलिया कहाँ होंगे? फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में, जबकि नाक में, ट्रैकिया में या ब्रोंकी में क्या हो जाए? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड। तो अगर हम कुछ ना बोलें, मैं सिर्फ बोलूँ बेटा सीलिया कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? सर सीलिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं और फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। फिर मैं सीलिया के अंदर जाऊँ कि सिंपल वाले बेटा कहाँ होते हैं, तो कहोगे सर फैलोपियन ट्यूब में और ब्रोंकियोल में। और नाक में, ट्रैकिया में, ब्रोंकी में कौन से सीलिया? सीलिया तो हैं लेकिन
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू मौजूद है। इतना समझ गए आप? ये है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम। और नॉन सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड की बात करें, ये जनरली बहुत कम होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। जैसे बेटा बात करें इपीडिडाइमस, कहाँ पे? इपीडाइमस, ये पढ़ाऊंगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है, वहाँ पाया जाता है, बकाया उसकी खास पोजीशन नहीं है। तो मेन, तो देखो स्यूडो का बेटा मतलब समझ गए आप? स्यूडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखने में लगता है 2 लेयर, रियल में है 1 लेयर, उसमें सीलिया हो भी सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कहाँ मिलेगा? नेजल पैसेज, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी। अब बताओ, हमें पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता चल गया, पूरे डाइजेशन की लाइनिंग पता चल गई। देखो नाक में, ट्रैकिया में, ब्रोंकी में कौन? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड। ब्रोंकियोल्स में कौन? सिंपल सिलिएटेड। एल्वियोलाई में कौन? बोलो, एल्वियोलाई में कौन? सिंपल स्क्वेमस। ठीक, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ऐसे अपन ने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस और एनल कैनाल पे कौन सा होगा? कंपाउंड। स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन होगा? सिंपल कोलुमनर इपिथेलियम। तो इस तरह से तो ये हो गया। तो देखो 3 तरह के टिश्यू मैंने पढ़ाया आपको, एक सिंपल इपिथेलियम हो गया, दूसरा आपका हो गया कंपाउंड इपिथेलियम, तीसरा हो गया स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। ठीक, और एक चौथी कैटेगरी जो मैंने की थी वो थी स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू। तो डी कैटेगरी बेटा कौन सी थी? स्पेशलाइज्ड इपिथेलियम टिश्यू। देखो इपिथेलियम का बेटा मेन काम क्या बताया था मैंने? इपी माने होता है आउटर, थीका माने था कवरिंग। ऐसा टिश्यू जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाए उसे बोलते थे इपिथेलियम। इपिथेलियम का काम ही यही है कि केवल बॉडी को प्रोटेक्शन करने का काम करेगा, लाइनिंग बनाएगा बस। लेकिन इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी है, इसके अलावा अगर इपिथेलियम कुछ और काम करने लगे तो थोड़ा हटके हो गया ना, इसीलिए बोलते हैं स्पेशलाइज्ड। इसके कई टाइप होंगे। जैसे पहला होगा न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम टिश्यू। देखो हमारी बॉडी 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बनी है। इपिथेलियम का काम है प्रोटेक्शन, कनेक्टिव का काम है कनेक्ट करना ऑर्गन को या जोड़ना या सपोर्ट करना, मस्कुलर का काम है मूवमेंट और लोकोमोशन, नर्वस टिश्यू का काम क्या है? इम्पल्स को रिसीव करना और उसका कंडक्शन करना। तो यहाँ पे क्या ना, न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम टिश्यू। कोई भी अगर आप स्टिमुलस देते हो, पिन चुभाते हो तो आपको दर्द होता है, वो किसका काम है? वो नर्वस टिश्यू का काम है। लेकिन अगर इपिथेलियम ऐसा करने लगे तो क्या नाम है? न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम टिश्यू। देखो नर्व इम्पल्स को अगर इपिथेलियम अगर स्टिमुलस को रिसीव करने लगे तो ऐसा इपिथेलियम थोड़ा हटके हो गया ना, इसलिए क्या बोला? न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम। तो ऐसा इपिथेलियम टिश्यू जो रिसीव किसे बेटा रिसीव करे? स्टिमुलस को रिसीव करे और इम्पल्स को बना करके आगे इम्पल्स को पास करे। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, बेटा आपने आँख पढ़ा होगा, आई पढ़ी होगी, आई में आपने रॉड एंड कॉन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे आई में? रॉड एंड कॉन सेल। आँख में रॉड एंड कॉन सेल पाए जाते हैं जो देखना लाइट को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो रॉड एंड कॉन, इनके नाम क्योंकि रॉड शेप के होते हैं, ये कॉन शेप के। ये कोई नर्व सेल नहीं है, ये कोई न्यूरॉन नहीं है, ये इपिथेलियम सेल ही हैं। लंबी लंबी कौन सी? कोलुमनर सेल होंगी जो रॉड एंड कॉन में क्या हो गए? मॉडिफाइड हो गए। ठीक ना, जो लाइट को क्या करते हैं? रिसीव करने का काम करते हैं। जैसे आँख में रॉड एंड कॉन्स हो गए। ठीक ना, हमारे बेटा टंग में क्या पाई जाती है? टेस्ट बर्ड्स। तेरा पढ़ेंगे डाइजेशन में, टंग में क्या पाई जाती है? टेस्ट बर्ड्स। उनका काम क्या है बेटा? डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को रिसीव करना। वो न्यूरॉन नहीं है, क्या है वो? स्पेशल टाइप की इपिथेलियम है जो स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं। कान में बेटा देखना पड़ेंगे, कान में एक होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो कि सुनने का काम करता है, कान में साउंड वेव को रिसीव करता है। तो ऐसा इपिथेलियम जो साउंड वेव, जो स्टिमुलस को क्या करे? रिसीव करे, इम्पल्स को बनाए, इम्पल्स को फर्दर आगे पास होने दे,
ऐसे इपिथीलियम क्या कहलाते हैं बेटा? स्पेशलाइज्ड इपिथीलियम टिश्यू की कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो न्यूरोसेंसरी में पहला टाइप बेटा कौन सा हुआ? स्पेशलाइज्ड का पहला टाइप क्या हुआ? न्यूरोसेंसरी इपिथीलियम टिश्यू। ठीक, ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी मैंने बताई। और अगर हम बेटा बात करें नेक्स्ट, तो दूसरा आता है बेटा, इसका बी आएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल इपिथीलियम टिश्यू। अभी तक पिछले 2 वीडियो में हम इपिथीलियम पढ़ रहे थे और वहाँ एक शब्द आपने गौर किया होगा, मैंने बार बार एक शब्द बोला था कि चाहे वो एक लेयर सेल हो, चाहे वो मल्टी लेयर सेल हो, मैंने ये शब्द बार बार बोला था कि सेल ऑफ इपिथीलियम टिश्यू ऑलवेज रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, लेकिन ट्रांजिशनल इपिथीलियम एक स्पेशल कैटेगरी है। ये मात्र अकेला ऐसा इपिथीलियम टिश्यू है जिसकी सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट नहीं करती। तो कहोगे सर जब बेसमेंट पे नहीं रखी तो सेल रखी कहाँ होंगी? और ध्यान करो, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या पढ़ा था? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। तो वो सेल डायरेक्ट कहाँ रखी होंगी? कनेक्टिव टिश्यू पे रखी होंगी। और ट्रांजिशनल में मल्टी लेयर और स्ट्रेचेबल सेल्स होती है जिसमें स्ट्रेस, जैसे आपने स्प्रिंग देखी है ना, स्प्रिंग छोटी हो जाती है, फिर खिंच जाती है, फिर छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मल्टी लेयर स्प्रिंग लाइक स्ट्रेचेबल, ये देखो, ये मान लो इतना मल्टी लेयर है ये, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होगी, अकेला इपिथीलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। सेल डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पाई जाती है बेटा? सेल डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आए कौन सा ऐसा इपिथीलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन टोटली एब्सेंट है? इज द ट्रांजिशनल। इसमें मल्टी लेयर स्प्रिंग लाइक स्ट्रेचेबल सेल्स, देखो इतना लेयर है, ये 3 लेयर मैंने दिखाए। इसमें जब खिंचाव पड़ता है ना तो ये खिंच करके एक लेयर हो जाएगा। ये खिंच करके सपोज करो, ये देखो खिंच गई, खिंच करके एक लेयर में आ गई, तीनों लेयर एक में आ गई, फिर सिकोड़ दोगे फिर 3 लेयर में व्यवस्थित हो गई। अगर बताओ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती तो क्या ये खिंच पाती क्या? क्योंकि लोअर मोस्ट सेल तो कहाँ चिपकी होती बेटा? बेसमेंट पे ना। तो ट्रांजिशनल एक अकेला इपिथीलियम है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन टोटली क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। मल्टी लेयर सेल डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन कनेक्टिव टिश्यू। अब बेटा क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर ट्रांजिशनल की पोजीशन कहाँ होगी हमारे शरीर में? ट्रांजिशनल की पोजीशन ये पाई जाती है, देखना, अगर बेटा हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है। और किडनी है, ये किडनी में बेटा क्या बनता है? यूरिन बनती है। और यूरिन बनने के बाद कहाँ स्टोर होती है? ब्लैडर में। ये ब्लैडर की वॉल है, इज द वॉल ऑफ ब्लैडर। यहाँ पे क्या काम होता है इसका? यूरिन को क्या करना? स्टोर करना। यहाँ यूरिन भरेगी और कई बार ऐसा होता है कि यूरिन भरी तो है, मिक्चुरेशन की इच्छा भी हो रही है, मूत्र त्याग की इच्छा भी हो रही है, लेकिन आदमी नहीं कर पा रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि आदमी कर नहीं पा रहा तो हाल निकल जाएगी, आदमी में रोकने की क्षमता है ना। तो जब ये भर गया तो यहाँ बेटा क्या होता है? इसकी वॉल पे ट्रांजिशनल इपिथीलियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रांजिशनल इपिथीलियम। इसकी दीवार पे ट्रांजिशनल इपिथीलियम पाई जाती है। जब ब्लैडर पूरी तरह से भर जाएगा, आदमी अगर मिक्चुरेशन नहीं कर पा रहा है तो यहाँ की सेल, ये सेल खिंचाव इनमें शुरू हो जाएगा, ये सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, सिकुड़ती जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में क्या होता जाएगा? भरता जाएगा। तभी बेटा ज़्यादा समय तक मिक्चुरेशन ना किया जाए तो दर्द होने लगता पेट में। क्यों? क्योंकि ये सेल लगातार क्या हो रही होती है? खिंच रही होती हैं। तो ट्रांजिशनल कहाँ मिलेगा बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा। और ब्लैडर भर गया, अब जब पूरी तरह भर गया तो बेटा यूरिन अब यहाँ भरना शुरू होगी। ये कहलाता है यूरेटर। किडनी से जो स्ट्रक्चर आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यूरेटर। तो यूरेटर में भी भरेगा। यूरेटर जो पाइप है ना,
ये भी बेटा फैलने लगता, मतलब यूरेटर के अंदर भी ट्रांजिशनल होता है और यूरिनरी ब्लैडर। तो ट्रांजिशनल की पोजीशन कहाँ कहाँ मिलेगी बेटा? ट्रांजिशनल की पोजीशन हमारे शरीर में दो जगह है, एक यूरिनरी ब्लैडर में और दूसरा यूरेटर में। और ट्रांजिशनल में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा बोलो? ऐसा इपिथीलियम है जिसमें कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, स्प्रिंग के समान स्ट्रेचेबल सेल्स, मल्टीलेयर स्ट्रेचेबल सेल पाई जाती है। ठीक, तो दूसरी कैटेगरी हो गई ट्रांजिशनल। और तीसरी कैटेगरी अपन लोग पढ़ेंगे सी, एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल ये बेटा आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं नर्वस सिस्टम ब्रेन पढ़ाऊँगा। देखना बेटा, इपिथीलियम का काम क्या था? कवरिंग बनाना हॉलो ऑर्गन्स के चारों तरफ या बॉडी के चारों तरफ। अब बेटा ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन देखना, जब ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन में हमारे 4 खाली स्थान होते हैं, हॉलो स्पेस होते हैं। सपोज करो ये बेटा आपका ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन में ऐसे कई हॉलो स्पेस पाए जाते हैं। जब ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा ब्रेन के अंदर कई हॉलो स्पेस होते हैं। अब हॉलो स्पेस का नाम होता है वेंट्रिकल। क्या नाम होता है? वेंट्रिकल। अब कहोगे सर वेंट्रिकल तो हार्ट में भी होता है, वो अलग चीज़ है, ऑरिकल वेंट्रिकल वो अलग चीज़ है। वेंट्रिकल ये वाला क्या है? ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले हॉलो स्पेस क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल। अब बताओ, जब ब्रेन में हॉलो स्पेस है, कैविटी है, तो उसके चारों तरफ भी तो कोई ना कोई सेल होगी। तो ब्रेन की जो हॉलो स्पेस है, जिसे मैंने वेंट्रिकल कहा, इस वेंट्रिकल के चारों तरफ स्पेशल टाइप की सेल्स जो पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल कहाँ पाई जाएंगी? दीज सेल प्रेजेंट अराउंड वेंट्रिकल, मतलब हॉलो स्पेस ऑफ ब्रेन। और इनकी बेटा फ्री सरफेस में सीलिया भी पाए जाते हैं। तो अब बताओ, ये देखो सीलिया भी इनमें हो सकते हैं। तो सीलिया तो मेन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और फैलोपियन ट्यूब में थे, लेकिन थोड़ा ये भी ध्यान रखना कि ब्रेन में जो हॉलो स्पेस है वहाँ पर भी सीलिया पाए जाते हैं। इन सेल का नाम होता है एपेंडाइमल सेल। तो स्पेशल कैटेगरी चल रही है। पहला स्पेशल मैंने क्या बताया? न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम। दूसरा मैंने क्या बताया? ट्रांजिशनल इपिथेलियम। और तीसरा मैंने क्या बताया? एपेंडाइमल सेल। और चौथी कैटेगरी आती है डी, ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू। ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू। देखो बेटा, इपिथेलियम का काम था कि बॉडी को प्रोटेक्ट करे, अंदर बाहर हॉलो ऑर्गन को प्रोटेक्ट करे, ये मेन फंक्शन था। लेकिन अगर इपिथेलियम टिश्यू ग्लैंड बनाए, अब ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा? सिक्रीशन। ग्लैंड का काम क्या है? सिक्रीशन करना। तो देखना ग्लैंडुलर इपिथेलियम। अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में मैंने आपको बात की थी, पहले वीडियो में एनिमल टिश्यू के, कि जो ऑर्गन्स और ग्लैंड में अंतर क्या होता है। कोई भी देखो, हमारी बॉडी 4 टाइप के टिश्यूज से मिलकर बनी है, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। 4 टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी। और चारों टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। जैसे आप कहो बेटा हार्ट एक ऑर्गन है, ठीक है। अगर आप ऑर्गन बोल रहे हो तो वहाँ चारों टिश्यू आपको मिलेंगे। हार्ट एक ऑर्गन है, वहाँ इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस सब मिलेगा। लेकिन जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, इसको तो आप ऑर्गन नहीं बोलते, क्या बोलते हो? ग्लैंड ना। और मैंने वहाँ बताया था ग्लैंड केवल और केवल इपिथेलियम टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। ग्लैंड में कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते। ग्लैंड केवल और केवल किस टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? इपिथेलियम। तो ये स्पेशल काम हुआ। इपिथेलियम अगर सिक्रीशन का काम करने लगे तो उसे बोलते हैं ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो इस एनिमल टिश्यू का ये लेक्चर नंबर 13 है। इसमें 13 लेक्चर में मैंने यहीं तक आपको सीट दी थी। अब ग्लैंडुलर इपिथेलियम काफ़ी डिटेल है, तो ग्लैंडुलर इपिथेलियम में हम बात करेंगे बॉडी ग्लैंड्स की। कौन कौन से हमारे अंदर बॉडी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लैंड कैसे सिक्रीशन करती है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्पेशल कैटेगरी चल रही है। तो
3 मैंने पढ़ा दिया, एक स्पेशल कैटेगरी बच रही है, कौन सी? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ग्लैंडुलर इपिथेलियम मतलब ग्लैंड, जो इपिथेलियम ग्लैंड बनाए वो ग्लैंडुलर कैटेगरी में जाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको इपिथेलियम में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा सिंपल इपिथेलियम, उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने कंपाउंड बताया और तीसरा मैंने स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बताया। ठीक, तो इतना आप यहाँ तक देख लेना। ठीक, थैंक यू।